नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छे भविष्य दे और मैं आशा करता हूं कि इस साल सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जो भी बच्चे मेहनत करते हैं और जो नहीं करते हैं वो इस बार प्लान बनाओ कि आपको करना है ना। चलिए, MCQ सीरीज का 6 पार्ट। ठीक, MCQ सीरीज 6। पहला क्वेश्चन, with regard to business cycle, which of the following is not true? व्यापार चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं। पहला क्वेश्चन, expansion, recession, depression and recovery are the four phases of business cycle। ये तो आपको पता है, कंफर्म सही है ना। विस्तार, उत्पादन, अवनति, पुनरुत्थान व्यापार चक्र के 4 चरण है, कंफर्म सही। बिजनेस साइकिल इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। सीधी सी बात है, अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम है इट मीन्स जो है कस्टमर राजा होगा और कस्टमर के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलती है ना। तो ये भी सही है कि व्यापार चक्र पूंजीवादी पद्धति का एक अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कीन्स। कीन्स ने कहा है द ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। तो ये गलत है, ये बात बोली थी हॉट्रे ने, HAWTREY। मिस्टर हॉट्रे ने कहा था कि जो ट्रेड साइकिल है, व्यापार चक्र है, एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है या प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है। ये याद रखिएगा, ये आपसे गड़बड़ हो सकता है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये नहीं पूछते हैं, तो इस चक्कर में बच्चे नहीं ध्यान देते। अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है ये भी देख लेते हैं, सही है या गलत। The innovations theory of business cycle is associated with the नेम ऑफ जोसेफ शम्पीटर। तो सीधी सी बात, जब भी इनोवेशन या नवाचार सिद्धांत की बात होती है तो आप सीधा सीधा दिमाग में आएगा कि हाँ, ये शुम्पीटर साहब की है। तो शुम्पीटर ने व्यापार चक्र की कौन सी थियरी दी? इनोवेटिव थियरी दी। ये बीकॉम थर्ड ईयर में हम लोग पढ़ा करते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा कि कीन्स ने नहीं कहा है, इसे हॉट्रे ने कहा है व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। A cost that remains constant per unit but changes with the volume of output is called। अभी आपको याद होगा, जब मैंने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ाई थी उस समय मैंने एक लाइन बोली थी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में जो फीचर होते हैं, फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे पर यूनिट जो है डिक्रीज होती जाती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ पर यूनिट सेम रहती है लेकिन वॉल्यूम बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा इसका? वेरिएबल कॉस्ट। ना ही सेम ही होगा, ना ही फिक्स होगा, ना ही एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होगा। क्लियर? हिंदी में भी बता देते हैं, वह लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है, वो परिवर्तनशील लागत होती है। वो वाला आप हमारा लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ाया है, मैंने ब्रीफ में इसे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, shares can be issued by a company at। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कैसे कर सकती है? डिस्काउंट पे अब अलाउ नहीं। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्काउंट पे इशू करना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो पार पे होगा, प्रीमियम पे होगा। तो आप कहोगे सर ये तो अलग अलग भी दिए, तो आपको वो आंसर चूज करना है जो बेस्ट है, जिसमें दोनों ही समाहित किए गए हैं, पार और प्रीमियम। पार का मतलब सममूल्य और प्रीमियम का मतलब अधिमूल्य होता है। इसका मतलब अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है ना, और आप अगर 10 ही रुपए पे इशू करते हैं तो ये कहलाएगी पार। ठीक? सममूल्य पर निर्भर। अगर 10 रुपए फीस वैल्यू है, आपने 11 या 12 रुपए पे इशू किया तो इसे प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, पढ़ा होगा आपने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स पे। जब हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो क्वालिटेटिव डेटा होता है, तो क्वालिटेटिव डेटा के केस में हम लोग जो स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं वो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट है, और वहां पर यूल्स कोफिशिएंट की बात करते हैं।
यूज कोफिशिएंट, और इसको कैलकुलेट करते समय हमें एक टेबल बनानी होती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ 3 attributes द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी, 3 गुणों के संबंध में वर्गों का की कुल संख्या कैसे होती है, तो इसका फार्मूला होता है n की पावर क्यू, एन क्यू होता है, सॉरी n की पावर 3, है ना। तो इसका आंसर जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर 3, 3 का 9, 3 का 27, तो आंसर जो होगा आपका 27, ठीक है। ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। जब भी बोला जाए विद इन द कंट्री, है ना, इसका मतलब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और चूंकि यहाँ पर हमने डिप्रिशिएशन की बात नहीं करी, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी होगा। एक वर्ष के भीतर किसी देश की जोग्राफिकल बाउंड्री के भीतर जो भी प्रोडक्शन किया गया है गुड्स और सर्विसेज का, वो जीडीपी कहलाता है। अगर इसमें NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है क्या, जीएनपी। और अगर इस जीएनपी में से हम डिप्रिसिएशन हटा देंगे तो आंसर आएगा एनएनपी। अगर जीडीपी में से हम लोग, अगर जीडीपी में से हम लोग डिप्रिसिएशन हटाते हैं तो आंसर आता है एनडीपी। क्लियर, चारों पॉइंट मैंने समझा दिए। आगे चलते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन का प्रमुख कार्य। सीधी सी बात, हमेशा ध्यान रखिए जब भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करेंगे तो आप जो भी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता। जो व्यक्ति जो काम करता है वो उसमें विशेषज्ञ हो जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना काफी जरूरी है, फार्मूले के बिना ये क्वेश्चन संभव नहीं है। तो मैंने नोट भी कर दिया है। जब भी आपसे इकोनॉमिक वाटर क्वांटिटी की बात करी जाए तो आपके दिमाग में सीधा फार्मूला आना चाहिए, √2 इंटू आर का मतलब एनुअल यूसेज इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना, ऑर्डर करने की कॉस्ट, और डिवाइडेड बाई होता है कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। चलिए फार्मूला इनपुट करते हैं। 2 इंटू एनुअल यूसेज बोला है 8000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 30 रुपीज, और डिवाइडेड बाई टोटल पर यूनिट कॉस्ट है 10 रुपए, जबकि इसकी कैरिंग कॉस्ट 7.5% है, दैट इज 0.75, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर आएगा √6,40,000, जिसका मतलब 800, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, काफी लोगों ने गलत किया, मैंने भी गलत किया क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन के चक्कर में ये गड़बड़ हुआ था। मैंने जब आके देखा चीजें तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने क्या मिस्टेक करी। चलिए इसको शुरू करते हैं। कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 30 प्लस 3.6 एक्स स्क्वायर इंटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड कैसे शो किया जाता है। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता है ना। अब यहाँ पर तो हम बी तक ही चला रहे हैं तो सी को भूल जाते हैं। जब इसको बात करा जाए कि हमें चेंज करना है इसमें मंथ में, ये एनुअल है, ठीक है। अगर इसको मंथ में चेंज करना तो ए को सबसे पहले हम 12 से डिवाइड करेंगे और बी को डिवाइड करेंगे 12 इंटू 12 से, ठीक है। अगर सी होता तो सी को डिवाइड करते 12 इंटू 12 इंटू 12, है ना। इस तरीके से बढ़ता रहता है। यही अगर हमें इसको चेंज करना होता क्वार्टर्स में, क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4, ठीक। तो ए को हम डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है। बी को डिवाइड करते हैं 4 इंटू 12 से, ठीक है। सी को डिवाइड करते हैं 4 इंटू 12 इंटू 12, है ना। तो इसी हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। तो जब हम ये क्वार्टरली की बात कर रहे थे और ये हम बात कर रहे थे मंथली की, तो इसके
इसका फार्मूला जो है ये था, तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो है ये आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 30 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। ठीक है, और 3.6 को डिवाइड करेंगे 12 इंटू 12, इसका आंसर आएगा 0.025x। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट आंसर। आगे चलते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन organized group in efforts towards goal setting and goal achievement is called। एक संगठित समूह की सभी क्रियाओं, लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो, प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि गोल क्या होगा, है ना, कैसे पाना है। कंट्रोलिंग में हम ये पाते हैं कि हम किस हिसाब से अपना जो हमारा फंक्शनिंग हो रहा है, जो हमने प्लान किया हुआ है, वो कैसे कंट्रोल होगा या फिर उसको कैसे हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है कि हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीजें मैनेज करता है। लेकिन लीडरशिप जो है वो हमारे बिजनेस या हमारे गोल को जो हमने सेट किया हुआ है उसको अचीव करने में हमें और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर कि एक संगठित समूह की सभी क्रियाओं, लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाला जो मेन प्रक्रिया है दैट इज योर लीडरशिप। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, आंसर जो है इसका लीडरशिप होगा। आगे चलते हैं। Which among the following is not a property of indifference curve। देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, तटस्थता वक्र, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बिल्कुल सही है। और हमें निकालना है कौन सा नहीं है विशेषता। सेकेंड, ईच पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही है। एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी डॉट पॉइंट होते हैं वो इक्वल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, ये भी सही है। आगे चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये गलत है, ये कॉन्वेक्स होता है, नॉट कॉनकेव। ठीक, तो ये आपका आंसर है सही, लेकिन इसका मतलब है कि ये जो है ये फीचर नहीं है हमारे इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट टच द एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, ये कभी टच नहीं करता एक्स और वाई एक्सिस को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी जगह पूछा जाता है और ये अक्सर रिपीट होता है कि अगर अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 5 है और इस हम सारे फ्रीक्वेंसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अर्थमेटिक मीन पे क्या असर पड़ेगा। तो कोई असर नहीं पड़ेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, है ना। 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, ये हमारा क्या है, एवरेज है। अब हम सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसका आएगा 5, इसका आएगा 10, इसका आएगा 5 या 15, 5 चौके 20। ठीक, 20 और 20 40 10 50 डिवाइडेड बाई 5, है ना, फिर भी 5 ही है। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि आवृत्ति वितरण के समांतर माध्य 5 है, जिसका प्रत्येक आवृत्ति को 5 गुना कर भी दिया जाए, जितने गुना भी किया जाए, हम 5 गुना भी कर दिया जाए तो उसका आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर आपका 5 ही रहेगा। आगे चलते हैं। When shares are forfeited, share capital account is debited by। ये हमें बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ज्यादातर बच्चों के लिए जो 12th में पढ़ते हैं, इवन जो तैयारी करते हैं उनको भी कभी कदार कंफ्यूजिंग लगता है कि अगर अंशों का हरण किया जा रहा है तो अंश पूंजी खाते को कैसे डेबिट करेंगे। तो हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट करेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। और फॉरफेचर वाले में अमाउंट में जो एंट्री होगी उसके सामने हमेशा पेड अप वाली वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद में अनपेड कैपिटल अमाउंट लिखते हैं और बाकी बचा हुआ जैसे होता है वैसे। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द शेयर्स, अंशों पर मांगी गई धनराशि से अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉरफेटिंग ऑफ द शेयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज कंप्यूटेड ऑन, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना कैसे की जाती है। तो हमेशा पुस्तक मूल्य पर करी जाती है, बाजार मूल्य से कोई लेना देना नहीं होता, रियलाइजेबल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, स्क्रैप वैल्यू के आधार पे
हम लोग स्ट्रेट लाइन के केस में डिप्रिसिएशन जरूर कैलकुलेट करते हैं। क्या फार्मूला होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, वर्किंग लाइफ, है ना। तो ये फार्मूला होता है स्ट्रेट लाइन के केस में, इसका जब यूज करेंगे अलग है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि डिप्रिसिएशन किसको बेस मान के कैलकुलेट करते हैं, तो बुक वैल्यू को मान के करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख के आप अगर मेरा पिछला लेक्चर देखे होंगे तो क्लियर आपको आ गया होगा, याद आ रहा होगा कि मैंने इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया है वो सॉल्वेंसी रेशियोज पे है। सॉल्वेंसी रेशियोज में सबसे पहला मैंने डेट इक्विटी रेशियो ही समझाया था, तो सीधी सी बात है, इसको आपको पढ़ के समझने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा आप आंसर दोगे कि दिस इज द कैटेगरी ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही रहा, और बाकी आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज एक मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी हमारे वीडियो को खूब लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लोगों को भी कहें कि प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपको ज़्यादातर मैं एमसीक्यू सीरीजेस प्रोवाइड कर पाऊंगा, जितने भी मेरे पास एमसीक्यू अवेलेबल होंगे, कहीं से अरेंज हो जाएंगे, मैं सबको कैलकुलेट करके सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। हाँ, अगर कोई मिस्टेक होती है किसी आंसर में या फिर कोई एक्सप्लेनेशन में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक है, लिख रहा हूँ नंबर 7505557237, डॉक्टर सुवंत एस के वर्मा, ठीक है। आपको कोई भी समस्या है, कैसा भी कोई भी कंटेंट में प्रॉब्लम है ना, या फिर एक और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड भी कोई समस्या है ना, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जितना मुझे आइडिया होगा, ठीक है। थैंक यू, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।